हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यवार फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे के वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम लोगों का यही है कि फोर्स क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में स्टडी किया था। तो मोशन में हम लोगों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है, लेकिन उसके कारण यानी कि उसके कॉज के बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं किया। तो उसके कॉज के बारे में अगर बात करें तो फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि अगर मोशन हो रहा है तो उसके पीछे एक कारण होता है और वो कारण है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स होता है पुश और पुल। किसी चीज को अगर आप धक्का देते हैं या किसी चीज को जब आप खींचते हैं, ठीक है, यानी कि पुल करते हैं, खींचते हैं, या फिर पुश करते हैं, किसी भारी चीज को धक्का देते हैं या किसी भी चीज को धक्का देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोर्स, यानी कि हमने वहां पे फोर्स अप्लाई किया। सपोज दैट कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये फ्लैट सरफेस पे इस तरीके से रखी हुई है, और इस पे अगर हमने इधर से फोर्स लगाया कुछ इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे एक साइड में मूव करने लगेगा। वो भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया। ठीक है। तो फोर्स क्या है, कॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम नोट करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज फोर्स, तो आप दो तरीके से आंसर इसका बता सकते हैं। पहला आंसर ये हो जाएगा कि फोर्स इज पुल और पुश, यानी किसी चीज को पुल करना या पुश करना, ये फोर्स हो जाता है। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे एक कॉज है और वो कॉज है फोर्स। ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप को स्टेशनरी रखने की कोशिश करती हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो हर चीज एक सिस्टम के तहत होता है। जैसे सिस्टम का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कप ऑफ टी, यानी कि एक चाय का कप है, उसको आपने गर्म किया, चाय बनाया, ठीक है, तो उसमें हीट एनर्जी आपने दिया। ठीक है। तो उसको जब आप किसी टेबल पे रख देते हैं या वैसे ही छोड़ देते हैं, तो कुछ समय के बाद चाय ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपने उसमें जबरदस्ती उसको हीट दिया था, गर्म किया था, जिसकी वजह से वो हीट हुआ, यानी उसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया। लेकिन कुछ समय के बाद वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना होता है उतना ही टेम्परेचर उस चाय का टेम्परेचर भी पहुंच जाता है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो हर चीज इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है, वो ये नहीं चाहती कि वो मूव करे। ठीक है। और अगर मूव कर भी रही है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करने की कोशिश करती है, नहीं तो फिर वो स्टेशनरी बने रहने की कोशिश करती है। ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो वो हमेशा रेस्ट के पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। जैसे वही आम इंसानों वाली बात है कि हमेशा हर कोई आराम करने की कोशिश करता है कि हम बस आराम करते रहें, काम न करना पड़े, मेहनत न करनी पड़े। कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं जो हमेशा आराम करने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। ठीक है। तो हमें उन लोगों से कहना है कि वो स्टेशनरी न बने, वो मूवमेंट करते रहें, जिससे वो अपने सक्सेस के रास्ते पे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के बारे में दो बातें हम लोगों ने जाना। पहली बात हम लोगों ने जाना कि फोर्स एक कॉज ऑफ मोशन है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जाना कि फोर्स जो है वो पुल, पुश या फिर हिट, किसी चीज को, जैसे बॉल पड़ी हुई है उस पे आपने ठोकर मारा। ठीक है। बॉल है, एक बॉल इस तरीके से है, ठीक है, इस बॉल पे आपने एक किक मारा, तो इसको हिट किया आपने, यानी कि आपने इसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया। ठीक है। एनर्जी को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे इस पे फोर्स एक अप्लाई होगा और ये बॉल अपनी जगह से अपने पोजीशन को छोड़ करके मोशन में आ जाएगी। ठीक है। तो मोशन में लाने का जो कारण है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में जा रही है तो उसके पीछे का एक ही कारण है और वो कारण है फोर्स। ठीक है। तो फोर्स अगर हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स यहाँ पे देखिए, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज, फोर्स यहाँ पे चेंज कर सकता है। क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है फोर्स, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है।
सपोज दैट जैसे कि क्रिकेट का खेल चल रहा है, गेम है, तो उसमें एक बॉलर ने बॉल किया और बैट्समैन जो होता है बैट लेकर के खड़ा रहता है। जो गेंद की डायरेक्शन होती है उस पे वो बैट लगाता है और गेंद की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी कि उसने फोर्स अप्लाई किया बैट के थ्रू और गेंद को एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, अगर वो ज्यादा फोर्स लगा देता है तो गेंद जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो गेंद जाने लगती है, क्योंकि ये जो फोर्स अप्लाई किया उसने, ये फोर्स आने वाले फोर्स से, यानी जो वेलोसिटी उसकी थी उससे कहीं ज्यादा फोर्स इसने अप्लाई कर दिया और वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर जा करके गिरती है। ठीक है, फोर्स के ऊपर है कि फोर्स किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं। बैट को जिस डायरेक्शन में मूव किया जाता है, यानी कि जो गेंद आ रही है उस पर फोर्स लगा करके गेंद के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है। तो एक एग्जांपल क्रिकेट बॉल का याद रखेंगे कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे शेप पर आते हैं। एक प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए या फिर एक बैलून ले लीजिए। ठीक है, बैलून काफी बड़ा सा, मान लीजिए इतना बड़ा बैलून है। ठीक है, आप उस पर अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, चाहे उसको जमीन पे रख करके या फिर दोनों हाथों से जब उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसका जो शेप है, मान लीजिए वो राउंडेड बैलून है, उस पर जब आप फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए कि ये बैलून हो गया। ठीक है, इस पे जब आप फोर्स लगाएंगे, एक इधर से लगाते हैं एक इधर से लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से पिचक जाता है। ठीक है, तो फोर्स लगा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑफ कोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है इस नेचर का। तो फोर्स जहां कहीं भी लगता है, देखिए फोर्स तो हर जगह पे लगा हुआ है। जैसे एटम के बीच में है ना, तो जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स एटमिक लेवल पे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि एटम से जब सारी चीजें बनी हुई हैं तो हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्स में जैसे हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो सोलर सिस्टम में सन है, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं, और प्लेनेट के चारों तरफ अगर उसका अपना खुद का मून है तो मून प्लेनेट के चारों तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलर सिस्टम और प्लेनेट के बीच में एक फोर्स अप्लाइड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो जैसा फोर्स अप्लाई होता है, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था हमने कि फोर्स कई तरीके के होते हैं। फिलहाल इस लेसन में जो हमें फोर्स पढ़ना है वो दो तरीके का फोर्स पढ़ना है। दो तरीके का फोर्स, एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे 8.1 बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड वर्ड पे ध्यान देंगे। बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित। बैलेंस्ड का मतलब है संतुलित, यानी कि संतुलन की अवस्था में, यानी कि संतुलित रूप से जो बल लगते हैं उसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। तो बैलेंस फोर्स में हमने देखा कि, यानी कि बैलेंस फोर्स में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि टेबल है, टेबल के ऊपर एक यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में सपोज दैट कि हम 10 न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन क्या है, न्यूटन एक यूनिट है फोर्स की। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डिस्कवरी है उन्होंने न्यूटन ने किया था, तो न्यूटन के रिस्पेक्ट में फोर्स का जो यूनिट रखा गया है वो भी न्यूटन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे राइट साइड में आप एक यहाँ पे रस्सी लगा करके या कुछ भी किसी भी तरीके से आप 10 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं राइट साइड में। ठीक है, और उतना ही फोर्स आप लेफ्ट साइड में भी लगा रहे हैं, यानी कि 10 न्यूटन का। तो फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का राइट साइड में और 10 न्यूटन का ही लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, दोनों फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन का है। तो दोनों फोर्स अगर 10 न्यूटन का है तो क्या होगा इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट किस साइड में मूव करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्स लगा है वो 10 न्यूटन का है। ठीक है, यानी कि इक्वल है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर हम लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करता।
ठीक है, यानी कि वहां पे बैलेंस फोर्स लग जाता है। या फिर अगर मोशन में है, इक्वल एंड ये सब बैलेंस फोर्स लगे हुए हैं किसी चीज पर, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बैलेंस फोर्स आपने किसी चीज पर लगा ही दिया है, ये बात समझ में आई, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे मूव कर रहा था उसी तरीके से मूव करता रहेगा, यानी कि आपने कोई अलग से फोर्स तो लगाया नहीं, जितना फोर्स पहले से लगा हुआ था वो उतना ही लगा हुआ है। जब तक आप अलग से फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उस फोर्स का कोई मतलब किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट पर नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अंडर बैलेंस्ड फोर्स, यानी बैलेंस्ड फोर्स के अंडर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली हो जाता है, वो सीधे सीधे यूनिफॉर्मली मूव करेगा या फिर स्टेशनरी पोजीशन में रुका रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और इस पे हमने बैलेंस फोर्स लगा दिया, तो जैसे ही हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्मली मोशन से मूव कर रही है तो वहां पे अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं अलग से, तो वो दोनों बैलेंस फोर्स यानी कि जो अपोजिंग फोर्स है लेफ्ट और राइट वाला एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से वहां पे उस वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन में चेंज चाहते हैं, शेप चेंज करना चाहते हैं या फिर साइज को चेंज करना चाहते हैं, हाँ बैलेंस फोर्स जो होता है एक चीज कर सकता है जो कि शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे बैलून का एग्जांपल यहाँ पे देखा आपने कि बैलेंस फोर्स दोनों तरफ से आपने लगाया है ना, एक फोर्स इधर लगाया एक फोर्स इधर लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है। लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करवाना है, मान लीजिए राइट साइड में हम मूव करवाना चाहते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये बैलेंस फोर्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा। लेकिन सपोज दैट कि यहाँ पे हमने इस साइड में 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो 15 न्यूटन का फोर्स जैसे ही यहाँ पे लगाया जाएगा तो इसमें होगा क्या कि 15 न्यूटन के फोर्स में 15 न्यूटन का फोर्स इस साइड में लगा हुआ है, 15 न्यूटन के फोर्स में ये जो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा हुआ है अपोजिट साइड में वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है उसका जो 10 न्यूटन है वो इस अपोजिट 10 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस करने में चला जाता है। तो यहाँ पे हमें कितने न्यूटन का फोर्स मिलता है, एग्जैक्टली 5 न्यूटन का फोर्स मिलेगा, वो भी राइट डायरेक्शन में, यानी कि हमने लगाया फोर्स 15 न्यूटन का, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन के फोर्स से राइट साइड में, यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 न्यूटन का फोर्स है यानी जो 5 न्यूटन एक्स्ट्रा आपने लगा दिया है, इसी को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स में कोई एक फोर्स ऐसा होता है वो अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस का मतलब बाकी फोर्स से वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे फोर्स नहीं लगा हुआ है, फोर्स इस पे लगा हुआ है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा हुआ है, जैसे हमने ये 10 न्यूटन वगैरह का फोर्स नहीं लगाया, एक और देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि इस तरीके से हमने कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो इसमें होगा क्या कि जब यहाँ पे फोर्स नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बाहर से फोर्स नहीं लगाया है, और ये ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये अंडर बैलेंस्ड फोर्स है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस पे एक बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है और चलती ही जा रही है और बाहर से कोई और फोर्स नहीं है, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी है कि उस पे जो फोर्स लगा है वो भी बैलेंस्ड ही है, ठीक है। वो बैलेंस फोर्स के इंक्लूडिंग वो चलती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी फोर्स ही होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पे लगा हुआ है, प्लस ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ये टेबल है,
ठीक है। तो टेबल का जो सरफेस है इसने ऊपर की तरफ एक रिजल्टेंट फोर्स लगा रखा है, यानी कि एक अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगा रखा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट ना तो नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है उसको बैलेंस कर रहा है ये टेबल का सरफेस जो है। टेबल के सरफेस के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों को बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इधर से एक अगर हम हल्का सा इस तरीके से हाथ लगाएं, जैसे आपके टेबल पे अगर कोई चीज रखा हुआ है तो उस पर जब आप इधर से या इधर से भी अगर आप अलग से फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है कि इन सारे फोर्स को, है ना, इन सारे फोर्स को कैंसिल करते हुए, मतलब उस समय यहाँ पे अनबैलेंस्ड के फॉर्म में, यानी कि अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे हो जाता है, और जब ये अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे लगता है तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि इस ऑब्जेक्ट पे और कौन कौन से फोर्स लगे हैं। एक तो ये सब फोर्स हो गया, लेकिन जब हम किसी चीज को ढकेलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में यहाँ पे ये जो कनेक्शन बन गया है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एक फॉर्म है, इसको एक अलग से नाम दिया गया है क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वहां पे एक रगड़ होती है। ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जब मूव करेंगे तो वहां पे एक रगड़ होती है। ठीक है। उसी रगड़ को फ्रिक्शन कहा जाता है। तो जो फोर्स वहां पे क्रिएट होता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पे, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है कि ये अपोजिट फोर्स है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा कि इन दोनों फोर्स, यानी कि ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, साथ में यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको भी कैंसिल करते हुए उससे ज्यादा फोर्स जब हम लगाएंगे तब ये ऑब्जेक्ट जाकर के मूव करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन का है। ठीक है। अब अगर हम 4 न्यूटन का बल लगाते हैं, जैसे आप टेबल को हल्का सा धक्का देने की कोशिश करिए तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसने आपने जो फोर्स लगाया है उस फोर्स को बैलेंस कर देता है। इसके बाद आप थोड़ा सा और फोर्स इंक्रीज करिए तो आप देखेंगे फिर से टेबल नहीं आगे की तरफ मूव हुआ। तो एक समय ऐसा आएगा, मतलब आप फोर्स को इंक्रीज करते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि टेबल जस्ट चलने को ही होगा, यानी कि अब खिसकने को ही होगा टेबल। ठीक है। तो वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है, और उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा भी फोर्स अगर आप ज्यादा लगा देंगे, जैसे इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है, 5 न्यूटन लगा हुआ है। अब 5 न्यूटन तक अगर आप 4 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है। 4.5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब एग्जैक्टली हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन वाला अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है। अब क्या सिचुएशन बनती है कि अगर हम यहाँ पे 5 न्यूटन से जरा सा भी फोर्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अब मूव करने लगेगा। यानी कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन का है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो फोर्स लगाना है वो कितना होना चाहिए, वो फोर्स मोर देन 5 न्यूटन होना चाहिए। अब मोर देन 5 न्यूटन कितना, मोर देन 5 न्यूटन यानी 5 से ज्यादा होना चाहिए। वो 5.1 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, यानी कि 5.1 न्यूटन भी हो सकता है, 6 न्यूटन भी हो सकता है, और 100 न्यूटन भी हो सकता है। ठीक है। तो आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से ये चलेगा। अब मान लीजिए कि 100 न्यूटन, अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि 100 न्यूटन का फोर्स हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे 5 न्यूटन का है, तो बताइए कि ऑब्जेक्ट कितने न्यूटन के फोर्स से मूव करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 100 न्यूटन का फोर्स तो हमने अप्लाई किया ना, लेकिन ये जो 5 न्यूटन है, जो अपोजिंग फोर्स है, उसको बैलेंस करने में इसका 5 न्यूटन चला गया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे है, यानी कि जो जिस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे सिर्फ 95 न्यूटन होगा, यानी कि 95 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। तो चलिए देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये हेडिंग डालेंगे। ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, यही है।
जब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट पे जैसे ही कोई अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि ग्रेटर फोर्स लगाते हैं, बाकी फोर्स से जो फोर्स ज्यादा होगा वही अनबैलेंस्ड फोर्स है। और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किधर होगा? ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है जिधर आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में होगा। और बाकी फोर्स को कैंसिल करने के बाद जो फोर्स बचेगा उतने फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स बिकम अनबैलेंस्ड देन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। तो जब बैलेंस्ड फोर्स होता है, बैलेंस्ड फोर्स अगर अनबैलेंस्ड हो किसी एक डायरेक्शन में, फोर्स अनबैलेंस्ड अगर हो गया तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में यानी ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जिधर आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल एक है पैडलिंग ऑफ बाइसिकल। आप सभी ने बाइसिकल चलाया होगा, ठीक है। तो साइकिल जो है आप लेकर के उसको इस तरीके से खड़े हैं, तो वहां पे जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं तो वहां पे बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, यानी कि आपका जो वेट है, साथ में जो अर्थ ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड फोर्स जो सरफेस है, अर्थ सरफेस, उसने अब उसमें आप धंस तो नहीं जा रहे हैं ना, यानी कि वहां पे कोई तो फोर्स है जो आपको बैलेंस किए हुए है ऊपर की तरफ, और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ आपको खींचे हुए है। तो आप रुके हुए हैं कुल मिला करके वहां पे, ठीक है। अब जैसे ही आप साइकिल पर पैडलिंग करते हैं यानी कि आप वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगा देते हैं, और जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स वहां पे आप लगाते हैं वैसे ही साइकिल उस डायरेक्शन में मूव करने लगती है जिधर आपने फोर्स लगाया। ठीक है। अब मान लीजिए साइकिल लेकर के आप खड़े हुए हैं, आपने एक फ्रेंड से कहा कि पीछे से आगे की ओर वो धक्का दे, ठीक है, पुश करे। तो पीछे से आगे की तरफ अगर वो पुश किया यानी कैरियर को पकड़ करके पुश किया उसने, तो साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगी? जाहिर सी बात है आगे की तरफ जाएगी। और अगर उसने आगे से पुश किया तो साइकिल आपकी पीछे की तरफ जाएगी। यानी जिधर से फोर्स आप लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करती है। तो यहाँ पे एक और फोर्स आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसके बारे में अभी भी बात हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में है, दो सरफेस, दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में अगर आप करना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एक अपोजिंग फोर्स है और दो सरफेस के बीच में लगता है। तो अगला क्या हो जाएगा? एक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि दो चीजों के बीच में, दो चीजें हैं जिनका सरफेस आपस में कनेक्टेड है, तो उनके बीच में फोर्स यहाँ पे लगता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि बिटवीन बॉटम ऑफ बॉक्स एंड फ्लोर्स रफ सरफेस। अब एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, बड़े से बॉक्स में जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है। अब ये किसी दूसरे सरफेस पे इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कांटेक्ट है, यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस पे जब इसको इस तरीके से आप रखेंगे तो इसके और इसके बीच में एक एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लग जाता है एक तरीके से। अगर एटॉमिक लेवल पे जाएं तो वो तो फिर बहुत आगे हो जाता है। एटॉमिक लेवल पे भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सरफेस इस तरीके से है, दूसरा सरफेस कुछ इस तरीके से है, मतलब अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम लगे हुए हैं, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे। वैसे तो खाली हम बस जान लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे ज्यादा है, रफ सरफेस में ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एटम्स लगे हुए हैं, एटम्स के बीच में आपको मालूम है ना कि यहाँ पे एवरी, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब अट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए यही अट्रैक्शन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आमने सामने के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। ये एटॉमिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। अब जब आप फोर्स यहाँ पे लगाते हैं इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपको इन बॉन्डिंग्स को ब्रेक्स करना पड़ेगा, यानी कि इस बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो इन बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए आपको कम से कम उतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये बॉन्डिंग टूट जाए, और जब ये पूरी की पूरी बॉन्डिंग टूटेगी उसके बाद ही ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा।
ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से जनरेट होता है ये भी आपने जाना। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये एक अपोजिंग फोर्स है और ये दो सरफेस के बीच में लगता है। एक एग्जांपल, सबसे पहले जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बैलेंस फोर्स क्या है, तो आप तुरंत फिगर याद करिए। ठीक है, ये सब जो फिगर बने हुए हैं आप उस फिगर को याद करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उन चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि बैलेंस फोर्स क्या है, जो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, वो बैलेंसिंग फोर्स है। ठीक है। और इसके बाद अनबैलेंस फोर्स क्या है, यानी कि कोई एक फोर्स उसमें से ज्यादा है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का मतलब ही होता है रगड़। ठीक है, रगड़ना। तो दो चीजों, आप अपने हाथ को भी अगर इस तरीके से रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और ये हथेली हीट हो जाती है। इसी तरीके से दो पत्थर को जब आप रगड़ते हैं तो उनके सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से वहां पे चिंगारी वगैरह निकलती है। पहले के लोग उसी से आग जलाते थे, ऐसा हिस्ट्री में बताया जाता है। ठीक है। तो एक्ट बिटवीन टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बॉटम अप, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। ठीक है। अब हम लोग बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पूरा नोट्स है आपका शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आप राइट करेंगे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग हेडिंग क्या, बस कुछ एडिशनल जानकारी है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तभी मूव करता है जब यहाँ पे जो फोर्स लगते हैं, फोर्स कौन सा, पुशिंग, किसी चीज को आप धक्का दे रहे हो और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है और वो सब बैलेंस्ड है। ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रूप से जब मोशन करता है, यानी कि यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। जैसे पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये जितनी भी चीजें हैं सब बैलेंस है। तो अगर सब चीज बैलेंस है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मोशन करेगा। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, जैसे पहले से ही उसने वेलोसिटी अगर एक्वायर कर लिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वहां पे कंप्लीटली हमने सारे फोर्स को डिसमेंटल कर दिया, मतलब कि सारे फोर्स को हटा दिया हमने। तो सारे फोर्स अगर हट जाते हैं तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो जितना वेलोसिटी गेन कर चुका है और उसी वेलोसिटी से, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। रोकने के लिए आपको वहां पे एक अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो वेलोसिटी उसने आई हुई है, ठीक है, तो उसके अपोजिट जब आप फोर्स लगाएंगे तब वो ऑब्जेक्ट जाकर के रुकेगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए आपको एक अनबैलेंस फोर्स लगाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको एक अनबैलेंस फोर्स वहां पे लगाना है। जैसे ही आप बैलेंस फोर्स लगा देते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है। फिलहाल जब कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उस पे बैलेंस फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही हम यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में बहुत खास चीज बस इतनी ही है कि अनबैलेंस फोर्स जो है या तो स्पीड चेंज कर देगा या तो फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा। अनबैलेंस फोर्स आप किसी चीज पे लगाते हैं, यानी असंतुलित बल जब आप किसी चीज पर लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर, तो या तो उसके मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा या फिर उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। तो स्पीड वगैरह एक क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा है, मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हम लोग पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आप किसी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करवाना चाहते हैं तो आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे को तो बैलेंस ही कर देंगे, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, याद रखिए, सिंपल सी चीज है।
ठीक है। तो एक्सीलरेशन अगर आपको करवाना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये सारे फोर्स, इफ दीज फोर्सेस आर रिमूव्ड कंप्लीटली, अगर जो फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लगे हुए हैं, अगर वो सारे फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विथ द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। ठीक है। आपने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो कि वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई। ठीक है। तो जो भी उस पे पहले से फोर्स लगे हुए थे, फिर आपने जो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, उसके बाद उसमें वेलोसिटी आ गई, उसके बाद आपने सारे फोर्सेस को, जो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया था उसको, और साथ में बाकी के जो फोर्स लगे हुए थे उन सभी चीजों को हटा दिया। ठीक है। सारे फोर्सेस को अगर हम वहां पे हटा देते हैं तो इससे होता क्या है कि जितनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट ने गेन की थी, जैसे इस ऑब्जेक्ट ने जितनी वेलोसिटी गेन की है, अब ये इसी वेलोसिटी से हमेशा मूव करता रहेगा। ठीक है। और ये तब तक मूव करेगा जब तक कि कोई दूसरा फोर्स, अपोजिंग फोर्स, इसको रोक नहीं देता। ठीक है। तो फोर्सेस जो होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स क्या होता है। ठीक है। तो रैपिड रिवीजन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे फोर्स क्या है। कॉज ऑफ मोशन दो तरीके का होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी, यानी कि उसका जो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट के बीच में मास, जैसे कोई चीज वजन है, ज्यादा है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह जो वहां पे अप्लाई होता है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो कांटेक्ट में अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, फिर एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक और फोर्स लग जाता है जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो कॉज ऑफ मोशन दो तरीके का, एक बैलेंस फोर्स है, एक अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है। इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कि हम लोगों ने मोशन के बारे में खाली जाना अभी तक, कि मोशन, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है तो उसको हम मोशन कहते हैं, है ना। उस ऑब्जेक्ट में मोशन हो गया है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगी है, मोशन में आ गई है। तो ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है फोर्स। ठीक है। अब जो मोशन हो रहा है उसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं। ठीक है। तो ये लॉ दिया है न्यूटन ने। ठीक है। न्यूटन के पहले और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे गैलीलियो गैलीली, आर्किमिडीज, अरिस्टोटल, प्लेटो। इन सब लोगों ने भी फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताया है। तो न्यूटन ने इन सारी बातों को लेकर के, खास करके गैलीलियो गैलीली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन चीजों को लेकर के मोशन के थ्री लॉज, बहुत फेमस लॉज दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ये हर जगह पे अप्लाई होते हैं, चाहे अर्थ की बात करें या फिर स्पेस की बात करें, हर जगह पे लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट हेडिंग होगा। फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकंड हाफ हम लोग तीन जो है लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने वो तीनों लॉज के बारे में बता दिया था, और उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो एक था लॉ ऑफ इनर्शिया, जैसे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन के तीन लॉज हैं। फिर से याद के लिए इसको देख लीजिए, मतलब इससे आपको रिमेम्बर रहे कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। इसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। अब इसका जनरेशन कैसे होता है इसके बारे में, इसमें देखिए, इस फार्मूला को अगर हम वैसे ही देख लें, ज्यादा डिस्कस न करते हुए, तो बहुत सिंपल चीज है कि जब हम किसी मास पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये तो आपने देखा ही होगा, फोर्स आप अप्लाई करिए साइकिल पे, जैसे पैडलिंग आप करते हैं तो होता क्या है कि साइकिल जो है आगे की तरफ मूव करने लगती है, यानी मास आपका साइकिल का, है ना, मास जो है वेलोसिटी उसमें आ जाती है। ठीक है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम आएंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है एक्शन एंड रिएक्शन का। तो एक्शन एंड रिएक्शन,
ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन का यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज पर एक्शन करते हैं, यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज भी अपोजिटली फोर्स लगाती है, उतना ही इक्वल इक्वल फोर्स लगाती है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। फोर्स के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल यहाँ पे देख लिया कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। होते तो बहुत टाइप के हैं, ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बात किया था। लेकिन इस चैप्टर में हमें जो दो फोर्स के बारे में पढ़ना है, जो आगे आपका न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होगा, वो यही है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए थैंक यू।